हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान। इसमें हम लोग झारखंड का संपूर्ण इतिहास का पार्ट 1 देखेंगे। इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का समावेश है जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और यह जो वीडियो है JPSC, JSSC, CGL और सहायक आचार्य की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपसे मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी और अभी भी मैं बहुत कम्प्लीटली तौर पे जो है सही नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। तो मैं धीरे धीरे प्रयास करता हूँ कि अब मैं आपके लिए पर डे वीडियो बनाऊँगा। तो आइए देखते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने उड़ान IAS एकेडमी के जो संस्थापक हैं श्री अरुण अग्रवाल सर जी के पुस्तक झारखंड सामान्य ज्ञान का हम लोगों ने झारखंड का सामान्य परिचय कंप्लीट कर चुके हैं। और जो लोग उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं वे लोग आप लोग कम्प्लीटली देख लीजिए वीडियो को, ताकि समझ में आए। और इस बुक में जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट दिए गए हैं जो आपके इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं झारखंड का ऐतिहासिक परिचय। यहाँ से झारखंड का इतिहास स्टार्ट होता है। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है वन प्रदेश। विभिन्न कालों में झारखंड प्रदेश के विभिन्न नामों से जाना जाता था। देखिएगा, काल नामकरण ये दिया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड्र या पुंड नाम से जाना गया है झारखंड को। ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश, अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश, वायु पुराण में मुरंड, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड और विष्णु पुराण में मुंड। आगे देखते हैं भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश, विष्णु पुराण तो ये हो गया। महाभारत या दिग्विजय पर्व में पुंडरिक या पशुभूमि या कर्क खंड या अर्क खंड दिया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य कलिंग देश 13वीं सदी के ताम्रपत्र, तारीख़ फिरोज शाही या तारीख़ बंगला, इनमें जो है झारखंड नाम से संबोधित किया गया है। कबीर के दोहे पद्मावत जैसी द्वारा रचित और अकबरनामा में नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड नाम से संबोधित किया गया। आईने अकबरी में कोकरा या खंकरा नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कुकुट या कुकुट देश नाम से संबोधित किया गया है। टॉलमी द्वारा मुंडल, फाहियान द्वारा कुकुट लाड नाम से संबोधित किया गया है। जो इसमें स्टार लगा हुआ है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए आगे, ह्वेन-सांग द्वारा जो है ह्वेन-सांग द्वारा जो है किलो नासु कालाना या कहीं कहीं फालाना भी लिखा रहता है। तो ह्वेन-सांग द्वारा जो है किलो नासु कालाना कर्ण स्वर्ण नाम से संबोधित किया गया है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा या कोकरा नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को। तुजुके जहांगीरी में खोखरा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर झारखंड को बताया गया है। नोट में देखिए, झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। दूसरा नोट है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। प्राचीन काल में गुप्त शासकों एवं गौड़ शासक शशांक ने झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन किया। मध्यकाल में झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का शासन स्थापित था। ह्वेन-सांग ने राजमहल क्षेत्र के लिए की चिंग काइलो सीयूकी नामक पुस्तक में चर्चा की तथा इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने को शब्द अर्थात पहाड़ी क्षेत्र का प्रयोग किया। नोट देखते हैं, ये जो तारांकित प्रश्न जितने भी तारांकित किए गए हैं, स्टार लगे हुए हैं, वे सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यही नोट है इस पुस्तक में। कैप्टन टैनर के सर्वेक्षण के आधार पर 1832 ईस्वी में दामिने कोह की स्थापना हुई थी। प्राचीन काल में संथाल परगना क्षेत्र को नरीखंड तथा बाद में कांकचोल व जंगलतरी नाम से संबोधित किया गया है। मध्यकाल में रांची को कोकरा नाम से संबोधित किया जाता था, जिसे बाद में क्रमशः चुटिया नागपुर JH हेविट द्वारा नामकरण चुटा नागपुर जिसे तथा छोटा नागपुर कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट देखें। 1833 ईस्वी में दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के बाद इस एजेंसी का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर विल्किंसनगंज या किशुनपुर के नाम से जाना जाता था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया है। देखिए, रांची का पुराना नाम क्या था? विल्किंसनगंज या किशुनपुर। अब जो है वर्तमान में रांची जो हमारा
झारखंड का कैपिटल सिटी भी है। वर्तमान धनबाद को पूर्व में मानभूम के नाम से जाना जाता था। धनबाद का जो है पुराना नाम क्या था, तो मानभूम। टॉलमी ने खरसावां के लिए करतानिया शब्द का प्रयोग किया है। मेगास्थनीज ने कीचुंग क्षेत्र की जनजाति को मोदो ग्रब्रोगोई के नाम से संबोधित किया है। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। झारखंड में आदिवासियों का प्रवेश, जनजाति महत्वपूर्ण बातें। असुर, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति असुर को माना जाता है, जो रांची, लोहरदगा, गुमला में है। बिरजिया, बिरहोर तथा खड़िया संभवतः कैमूर की पहाड़ियों से होकर छोटानागपुर में प्रवेश किए। कोरवा, इसका कोई ज्ञात नहीं है। मुंडा उरांव हो, मुंडाओं ने नागवंश की स्थापना में योगदान दिया था। और उरांव झारखंड में राजमहल तथा पलामू नामक 2 शाखाओं में बसे थे। आगे देखते हैं चेरो, खरवार, संथाल, इनके बारे में। 1000 ईसा पूर्व तक चेरो, खरवारों तथा संथालों को छोड़कर झारखंड में पाई जाने वाली सभी जनजातियां छोटानागपुर क्षेत्र में बस चुकी थी। पूर्व मध्यकाल में संथाल हजारीबाग में बसे और ब्रिटिश काल में संथालों का विस्तार संथाल परगना क्षेत्र में हुआ। अब देखते हैं हम लोग नवीन में चेरो, खरवार, संथाल, और मध्य में मुंडा, उरांव हो, प्राचीन में कोरबा, प्राचीनतम असुर, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया। और यह जो है 1000 BC यानी 1000 बिफोर क्राइस्ट का आंकड़ा है, 1000 ईसा पूर्व का आंकड़ा है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। वेदों में असुरों की वीरता और कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है। इतिहासकार बुकानन ने बनारस से लेकर वीरभूम यानी पश्चिम बंगाल तक के पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है। महाभारत काल में झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जनजातियों की अधिकता के कारण झारखंड को कर्क खंड भी कहा जाता है। झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र को कर्ण सुवर्ण के नाम से भी संबोधित किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब है यहाँ 5 नंबर चैप्टर, प्रागैतिहासिक काल में झारखंड। वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं? वह काल जिसके लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है बल्कि पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, यानी पुरातात्विक साक्ष्य से ही ज्ञात किया जाता है, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे से पता किया जाता है। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ताम्रपाषाण काल, कांस्य युग, लौह युग। पुरापाषाण काल के बारे में सबसे पहले देखेंगे हम लोग। इसका कालक्रम जो है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल के लोग आखेटक यानी शिकारी, हंटर एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था तथा पशुपालन का प्रारंभ नहीं हुआ था। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी परंतु उसके उपयोग का ज्ञान नहीं हुआ था। झारखंड में इस काल के अवशेष हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों में प्राप्त हुए। ये देखिए, पाषाण युग के औजार इस तरह से थे, आपको फिगर में दिखाया गया है। हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। मई 2016 में भारतीय पुरातत्व विभाग रांची सर्किल ने लगभग 10,000 वर्ष पुराने पुरापाषाण काल के अवशेष रांची, रामगढ़, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम से खोजा है। मध्यपाषाण काल के बारे में देखते हैं। इसका कालक्रम जो है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल तीसरा में देखते हैं। इसका जो कालक्रम है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। नवपाषाण काल में जो है कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। आगे देखें, इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभकारी का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची, लोहरदगा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम आदि क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। छोटानागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए हैं। ताम्रपाषाण काल देखते हैं। इसका कालक्रम जो है 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यह काल हड़प्पा पूर्व काल, हड़प्पा काल तथा हड़प्पा पश्चात काल तीनों से संबंधित है। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को जो है ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा ही थी। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। आगे देखें, झारखंड के कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग के बाहरगंडा से
तांबे की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्र यानी तांबा युग। इस युग में तांबा से निर्मित उपकरणों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर व उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। आगे देखते हैं कांस्य युग के बारे में। इस युग में तांबे में टीन मिला करके कांसा निर्मित किया जाता था और उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। छोटानागपुर क्षेत्र के असुर, झारखंड की प्राचीनतम जनजाति जो है असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। लौह युग के बारे में देखिए। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। लौह युग में जो है लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। झारखंड के असुर तथा बिरजिया जनजाति को ही लौह युग से निर्मित औजारों का प्रारंभकर्ता माना जाता है। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था। झारखंड से निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा जाता था, जहाँ दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता था। आगे देखते हैं विभिन्न स्थानों से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। स्थान, जिला, पुरातात्विक अवशेष। देखिए इसको हजारीबाग से जो है क्या क्या पाया गया है। बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र दीर्घा। इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव के चित्र अंकित हैं। इसको गांव में बर्फ आयु की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। आगे देखते हैं सीतागढ़ा पहाड़ से क्या प्राप्त हुआ है, जो हजारीबाग में है। 6ठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं यहाँ से। विशेष रूप से बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदर स्त्री की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुआ है और चीनी यात्री फाहियान द्वारा भी इसका उल्लेख मिलता है। दूध पानी हजारीबाग से 8वीं शताब्दी के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सरैया, रहन, दहोंगी हजारीबाग से पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण, पाषाणकालीन भाला और कुल्हाड़ी प्राप्त हुए हैं। भरगंडा हजारीबाग से तांबे के 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दुमदुमा हजारीबाग से शिवलिंग प्राप्त हुआ है। मांडू बड़का गांव रजरप्पा जो हजारीबाग में है उससे प्राप्त हुआ है क्या, पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी, बेधनी, बेधक, खुर्ची, तक्षणी आदि। हजारीबाग से जो प्राप्त हुआ है गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। भवनाथपुर गढ़वा से आखेट यानी शिकार के चित्र जिनमें हिरण, भैंसा आदि पशुओं के चित्र हैं। प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं एवं शैल चित्र भी यहाँ से भवनाथपुर गढ़वा से प्राप्त हुए हैं। पांडु पलामू से जो प्राप्त हुए हैं उसको देखते हैं। 4 पाए वाली पत्थर की चौकी, इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। और मिट्टी की दीवार, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। पलामू किला जो लातेहार में है, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति प्राप्त हुआ है। पलामू प्रमंडल में 3 पाषाण कालों के औजार प्राप्त हुए हैं। बारूडीह सिंहभूम में जो है पाषाणकालीन मृदभांड के टुकड़े, पत्थर की हथौड़ी, पक्की मिट्टी के मटके आदि प्राप्त हुए हैं। बेनूसागर सिंहभूम में जो है 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। चक्रधरपुर जो पश्चिम सिंहभूम में है नवपाषाणकालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर प्राप्त हुआ है। बुरहादी, बुरजू, चाईबासा पूर्वी सिंहभूम में जो है नवपाषाणकालीन पत्थर के कुदाल, छेनी, चाकू, पॉलिशदार छेनी आदि प्राप्त हुए हैं। बोनगरा में जो पूर्वी सिंहभूम में है हाथ से बने मृदुभांड, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर, रिंग स्टोन प्राप्त हुए हैं। बानाघाट जो पूर्वी सिंहभूम में है नवपाषाणकालीन पत्थर, काले रंग का मृदुभांड प्राप्त हुआ है। लोहरदगा में है प्रागैतिहासिक कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ। नामकुम रांची में तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक प्राप्त हुए हैं। मुरद जो खूंटी में है तांबे की सिकड़ी, चैन तथा कांसे की अंगूठी प्राप्त हुआ है। दरगामा जो खूंटी में है ताम्र पाषाण काल के गांव का जो है अवशेष मिला है। झरिया जो धनबाद में है पूरा पाषाणकालीन पत्थर की कुल्हाड़ी और भाला प्राप्त हुआ है। लुपगढ़ी में जो है कब्रगाह के अवशेष, कब्रगाह के अंदर से तांबे के आभूषण और पत्थर के मनके प्राप्त हुए। छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अन्य नवीनतम अवशेष के बारे में देख लेते हैं। स्थान दिया है और अवशेष। नौडीहा पलामू में जो है जिले के पांकी प्रखंड में स्थित नौडीहा गांव से मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसे पुरातत्वविदों ने अध्ययन कर बताया कि यह औरंगजेब कालीन सिक्के हैं। गुमला में देखते हैं। गुमला जिले के सिसई प्रखंड स्थित ऐतिहासिक नवरत्नगढ़ किले की पुरातात्विक खुदाई में एक प्राचीन भूमिगत महल की संरचना मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह लगभग 600 वर्ष पुरानी संरचना है। इसके अतिरिक्त खुदाई में कई
प्राचीन अवशेष मिले हैं। आगे देखा जाए, झारखंड के ऐतिहासिक स्थल व प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। ये देखिए यहाँ क्या क्या प्राप्त हुआ है, इसको आप लोग मैप में देखिएगा। खुला सूर्य मंदिर, शैल चित्र, दीर्घा बौद्ध मठ के अवशेष, 8वीं शताब्दी अभिलेख, तांबे की 49 खानों की अवशेष, पाषाणकालीन भाला व कुल्हाड़ी, शिवलिंग आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय। ये सभी कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये जो है हजारीबाग से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं छतरा में क्या प्राप्त हुआ है, तो हिंदू जैन व बौद्ध संबंधी मूर्तियाँ, ईंट खोरी अभिलेख, मुगलकालीन कुंडा का किला, ये जो है सभी चतरा जिला में प्राप्त हुआ है। पारसनाथ पहाड़ी से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ गिरिडीह से प्राप्त हुआ है। मैप में आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, पलामू में क्या क्या प्राप्त हुआ है, 4 पाए वाली पत्थर की चौकी जो कि पटना संग्रहालय में रखा गया है। मिट्टी के सुराही में 102 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये आपका पलामू डिस्ट्रिक्ट से, हमारा प्यारा पलामू से प्राप्त हुआ है। आखेट के चित्र, गढ़वालों का शिलालेख, ये गढ़वा से प्राप्त हुआ है। आगे देखें, भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति जो है लातेहार से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं, कांसा का प्याला जो है लोहरदगा से प्राप्त हुआ है। हापा मुनि मंदिर गुमला से, और तांबा की कुल्हाड़ी, भूमिगत महल, ये सभी गुमला से प्राप्त हुए हैं। कांसा की अंगूठी, तांबे की सिकड़ी, ये अभी खूंटी जिला से प्राप्त किया गया है। आगे देखते हैं, पश्चिमी सिंहभूम जैन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ, रोमन, इंडो सीथियन तथा कुषाण कालीन सिक्के, नवपाषाण काल के पत्थर, ये सभी पश्चिम सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। पत्थर के मनके, काला मृदभांड, फिर नवपाषाण काल के पत्थर, ये सभी पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त हुए हैं। बान के फलक, लोहे के औजार, तांबे का कंगन, ये सभी रांची से प्राप्त हुए हैं। हस्त कुठार जो है बोकारो से, ये देख सकते हैं आप लोग। कुल्हाड़ी व भाला जो है धनबाद से प्राप्त हुए हैं। और इधर सभी हो ही गया। आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। इसको देखते हैं। बौद्ध तथा जैन धर्म का झारखंड राज्य पर गहरा प्रभाव परिलक्षित होता है। धार्मिक आंदोलन देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के बारे में सबसे पहले देखते हैं। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर के लोरे यादगां की यात्रा का संदर्भ है, जिसका मुंडारी में अर्थ है आंसुओं की नदी होता है। पारसनाथ पहाड़ी 1365 मीटर ऊंचा है, जो फीट में देखा जाए तो 4478 फीट है। यह गिरिडीह जिला में अवस्थित है। यहाँ जैनियों के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्वाण 717 ईसा पूर्व में हुआ था। ये पारसनाथ की पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त करने वाले अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर निर्वाण प्राप्त किया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इस टॉपिक से जो है हर एग्ज़ाम में एक न एक प्रश्न आ ही जाते हैं। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्त करने वाले तीर्थंकर देखते हैं कौन कौन है। पारसनाथ में जो निर्वाण प्राप्त किए हैं उन सभी तीर्थंकरों के नाम देखिए। पहला में है अजीतनाथ, दूसरा संभवनाथ, तीसरा अभिनंदन नाथ, चौथा सुमितनाथ, पाँचवा पदम प्रभु, छठा सुपार्श्वनाथ, सातवां चंद्र प्रभु, आठवां सुविधिनाथ, नौवां शीतलनाथ और 10वां है श्रेयांसनाथ, 11वां है विमलनाथ, 12वां है अनंतनाथ, 13 नंबर में है धर्मनाथ, 14 में है शांतिनाथ और 15 में कुंथुनाथ, 16 में अहरनाथ, 17 में मल्लीनाथ और 18 में मुनि सुवर्तनाथ, 19 में है नेमीनाथ और 20 में पार्श्वनाथ। यह पहाड़ जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख तीर्थस्थल है। इसे जैन धर्म का मक्का कहा जाता है। पारसनाथ विवाद के बारे में देख लीजिए। पारसनाथ 20 जैन तीर्थंकरों का निर्वाण स्थल है। अतः प्राचीन काल से ही यह जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ स्थल रहा है। पारसनाथ आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित है तथा यह आदिवासी समुदाय का भी धार्मिक स्थल है। वर्षों से दोनों समुदाय जैन तथा आदिवासी के लोग यहाँ भाईचारे व सामंजस्य के साथ पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड सरकार की सिफारिश पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पारसनाथ को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है तथा झारखंड की नई पर्यटन नीति में इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित किया गया है। 17 मार्च 2022 को जारी एक अधिसूचना में इस क्षेत्र के लिए इको टूरिज्म शब्द का प्रयोग किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। जैन समुदाय के लोगों का मानना है कि इस क्षेत्र पर्यटन क्षेत्र घोषित किए जाने पर यहाँ मांस, मदिरा आदि का सेवन होगा, जिससे जैन भावनाएं आहत हो गया था। इसे धार्मिक क्षेत्र का ही दर्जा दिया जाए। इस विवाद के बाद पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है तथा इसका हल ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। पारसनाथ को प्रसाद योजना, जिसका प्रसाद का जो फुल फॉर्म होता है पिलग्रिमेज
रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं छोटा नागपुर का मानभूम वर्तमान में धनबाद जो है यह जैन सभ्यता व संस्कृति का केंद्र था। दामोदर व कसाई नदी, दामोदर व कसाई नदियों की घाटी से जैन धर्म संबंधी अवशेष प्राप्त हुए हैं। हनुमांड गांव पलामू में अवस्थित है। यहाँ से जैनियों के कुछ पूजा स्थल प्राप्त हुए हैं। सिंहभूम के बारे में देखते हैं। सिंहभूम के बेनू सागर से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। सिंहभूम के आरंभिक निवासी जैन धर्म के मानने वाले थे जिन्हें सरक कहा जाता था। ये गृहस्थ जैन मतावलंबी थे। सरक श्रावक का बिगड़ा हुआ रूप है। जो जनजाति के लोगों ने इन्हें सिंहभूम से बाहर निकाल दिया था। कोल्हुआ पहाड़ के बारे में देखते हैं। यह चतरा जिले में अवस्थित है। इसका संबंध बौद्ध एवं जैन दोनों धर्म से है। यहाँ पर जैन व बौद्ध धर्म की अनेक मूर्तियों के अवशेष विद्यमान है। इस पहाड़ पर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर 9 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा है। इस पहाड़ के पत्थर पर एक पद चिन्ह है जिसे जैन धर्म के अनुयायी पार्श्वनाथ का पद चिन्ह मानते हैं। बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। मूर्तियाँ गाँव, यह पलामू में अवस्थित है। मूर्तियाँ गाँव जो है यह पलामू में अवस्थित है। यहाँ से एक सिंह शीर्ष मिला है जो सांची स्तूप के द्वारा उत्कीर्ण सिंह शीर्ष से मेल खाता है। करुआ गांव, यहाँ से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है। सूर्य कुंड के बारे में देखते हैं। यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है। बहोरनपुर, यह हजारीबाग जिला में अवस्थित है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से बौद्ध धर्म के महायान शाखा के भगवान अवलोकितेश्वर की 6 फुट 8 इंच ऊंची मूर्ति प्राप्त हुई है। बेलवा दाग, यह खूंटी जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कटुंगा गांव के बारे में देखते हैं। यह गुमला जिले में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है। पटम्बा गांव, यह जमशेदपुर में अवस्थित है। यहाँ से बुद्ध की 2 प्रतिमाएं मिली है। दियापुर दालमी, यह धनबाद जिला में अवस्थित है। यहाँ से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। बुद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर निर्मित है। यह बौद्ध स्थल दामोदर नदी के किनारे अवस्थित है। घोलमारा जो धनबाद में है, यहाँ से प्रस्तर की एक खंडित बुद्ध मूर्ति मिली है। ईचागढ़ के बारे में देख लीजिए। यह सरायकेला खरसावां जिला में स्थित है। यहाँ से तारा की मूर्ति मिली है जो बौद्ध देवी हैं। इस मूर्ति को रांची संग्रहालय में रखा गया। सीतागढ़ पहाड़, यह हजारीबाग जिले में अवस्थित है। यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख पाहियान द्वारा किया गया है। यहाँ से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों वाला एक स्तूप मिला है। अन्य तथ्य देख लेते हैं। बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा विकसित हुई है। झारखंड में कुमारगुप्त के प्रवेश के उपरांत बौद्ध धर्म का ह्रास प्रारंभ हो गया है। तो मित्रों, झारखंड का इतिहास का जो है ये पार्ट 1 वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं पार्ट 2 पार्ट 3 करके जो है झारखंड का संपूर्ण इतिहास उड़ान पब्लिकेशन से छपी पुस्तक, जिसके लेखक अरुण अग्रवाल सर हैं, इस पुस्तक में काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। इन सभी को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए और आप सभी से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए और अपने सभी मित्रों तक भेजिए, शेयर कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यही मैं उम्मीद रखता हूँ आपसे, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए मैं बहुत दिन से आपके लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ। अभी भी मैं कम्प्लीटली स्वस्थ नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।